नमस्ते, मैं आपका स्वागत करती हूँ हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की यात्रा पर जानेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत करने वाली कंपनी थी जो सत्ता, धन और उत्पादों के व्यापार में अपनी निश्चित हिस्सेदारी लेने के लिए भारत में आई थी। इसके संबंध में कुछ लोगों का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इतिहास का एक अहम अध्याय था जो कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाया था। इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास, स्थापना, उनके काम, व्यापार का प्रबंधन और भारत के इतिहास पर इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब दिल्ली की तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृहयुद्ध से उबर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेतीबाड़ी पर निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल वहां तैयार होता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थी। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूटकर ही संतुष्ट हो जाते थे। उसी दौरान घुमंतू ब्रितानी व्यापारी राल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की समृद्धि के बारे में पता चला। राल्फ फिच की ये यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। भारत के बारे में राल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य घुमंतू सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और व्यावसायिक पेशेवरों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को एक नई कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया। इस कंपनी के कई नाम हैं, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने का ऐलान के बारे में। शुरुआती सालों में दूसरे क्षेत्रों में यात्रा करने के बाद अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान किया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी डच और पुर्तगाली पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ये कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े, दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर शासन करने वाली थी। तब तक बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश ही बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। खाफी खान निजामुल मुल्क की किताब मुंतकबुल बाब के अनुसार अकबर ने 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशर्फियों में 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशर्फिया, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ा था। अकबर के शहजादे सलीम, नूरुद्दीन, जहांगीर की उपाधि के साथ तख्त पर आसीन हो चुके थे। शासन में सुधारों को लागू करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने का दंड समाप्त कर दिया गया था। जनता के लिए शराब और दूसरी नशीली वस्तुओं का प्रयोग और विशेष दिनों में जानवरों के वध पर पाबंदी का आदेश देने के साथ कई अवैध करों को हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे।
उत्तराधिकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था और हर शहर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का आदेश दिया गया था। फिरियादियों की फिरियाद के लिए महल की दीवार से न्याय की एक जंजीर लटका दी गई थी। आइए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार मुगल बादशाह को मनाने की कोशिश की। विश्व विख्यात इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल के अनुसार हॉकिंस को जल्द ही एहसास हो गया कि 40 लाख मुगलों की सेना के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था, इसलिए यहाँ उसे मुगल बादशाह की इजाजत के साथ साथ सहयोग की भी जरूरत थी। हॉकिंस 1 वर्ष के भीतर मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। कम पढ़े लिखे हॉकिंस को जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचे। उन्होंने राजा को बहुमूल्य उपहार भेंट किया, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। थॉमस रो के अनुसार जब भी बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ों, कलाकृतियों और शराब के विषय में चर्चा करने लगता। 3 साल तक लगातार अनुनय के बाद सर थॉमस रो को इसमें सफलता मिली। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह और खरीदने तथा बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। बदले में यूरोपीय उत्पादों को भारत को देने का वादा किया गया था, लेकिन तब वहां बनता ही क्या था। ये तय किया गया था कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी प्राचीन वस्तुएं और उपहार लाएंगे उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते, विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेचते और खूब मुनाफा कमाते। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी था। कंपनी जो भी वस्तु खरीदती उसका मूल्य चांदी देकर अदा करती, जो उसने 1621 से 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को बेचकर जमा किया था। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार मुगलों से आमना सामना किया। साल 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्वियों का मुकाबला किया और अधिकांश युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के तटीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया, लेकिन 17वीं शताब्दी में मुगलों से केवल एक बार उनका आमना सामना हुआ था। साल 1681 में कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के निदेशक सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर और अन्य मामलों में परेशान करते हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को पत्र लिखा। इसके बाद 1686 में 19 युद्धपोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी, इसलिए युद्ध में मुगलों की जीत हुई। 1695 में ब्रितानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मुहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल का कहना है कि ब्रितानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बंबई में भी उनका यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उन्हें अपमानित किया गया।
कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह उपस्थित होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं था जिसकी चीन को आवश्यकता हो। इसका एक उपाय निकाला गया। बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए और इस अफीम को तस्करी के जरिए चीन पहुंचाया गया। उस समय तक चीन में अफीम का बहुत कम उपयोग किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के माध्यम से लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी कमाया। जब चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट किया गया, तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। इस तरह नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला गया। उसके बंदरगाहों पर कब्जा किया गया। हांगकांग पर ब्रिटिश आधिपत्य इसी श्रृंखला की एक कड़ी थी। जब चीनी सरकार ने विरोध में महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर अफीम के व्यापार को रोकने में मदद करने की अपील की तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। साल 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती किया। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध तकनीक में भी वे दक्ष हो गए। यह छोटी लेकिन प्रभावी सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीक से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी अर्धस्वायत्त राज्य बंगाल के शासक बने। मुगल शासन के राजस्व का 50% इसी राज्य से आता था। बंगाल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और कृषि तथा औद्योगिक वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई करते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार न करे। आदेश की अवहेलना के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। आइए जानते हैं मीर जाफर के विश्वासघात और प्लासी के युद्ध की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में शासक बनने की इच्छा थी। 23 जून 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेज विजयी हुए और मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस प्रकार भारत में लूटपाट का युग आरंभ हुआ। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली। 1759 में और फिर 1764 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए करों का बोझ लादा और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीदकर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे। स्कॉलर वजाहत मसूद लिखते हैं कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रितानी व्यापारी चांदी के सिक्के देकर भारतीयों से कपास और चावल खरीदते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्त और राजस्व की प्रणाली की सहायता से भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया।
यह व्यवस्था की गई थी कि भारतीयों से प्राप्त राजस्व का लगभग 1/3 भारतीय उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाएगा। इस प्रकार भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। अब हम बात करेंगे भारत के उस बुरे दौर और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में। इतिहासकार, आलोचक और पत्रकार बारी अलीग ने अपनी पुस्तक कंपनी की हुकूमत में लिखा है, दुनिया के प्रत्येक देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का उपयोग महानता और श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन दोनों शहरों के मलमल और चिकन बहुत लोकप्रिय थे। भारत के अन्य उद्योगों की तुलना में कपड़ा उद्योग काफी बेहतर स्थिति में था। भारत से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और कशीदाकारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी के काम के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग थी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी कर लगाना पड़ा। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम में भी भारत काफी प्रगति कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुल्तान में जहाजों के लिए लोहे का लंगर बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज निर्माण में काफी प्रगति की थी। एक अंग्रेज के शब्दों में आम अंग्रेजों को समझाना मुश्किल है कि हमारे शासन से पहले भारतीय लोग काफी सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। व्यापारी और साहसी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय व्यापारी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो उत्पाद निर्यात किया जाता था उससे क्रमशः 13 लाख और 100 से 3 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी। जहां व्यापार से लाभ की संभावना नहीं होती तो वहां सेना उसे संभव बना देती। कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन क्षेत्रों पर कंपनी को राजस्व देने वाले स्थानीय शासक शासन करने लगे। प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थानीय शासकों के हाथों में थी, लेकिन राज्य का अधिकांश राजस्व ब्रिटिश तिजोरियों में जाता था। जनता मजबूर थी। अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया। लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी प्रांतों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूलने और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद भारत कंपनी के शासन के अधीन आ गया। इतिहासकार सैयद हसन रियाज के अनुसार उस दौर में जनता के बीच यह धारणा प्रचलित थी, दुनिया खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुक्म कंपनी बहादुर का। आइए जानते हैं शाही परिवार की विलसता की कहानी के बारे में। मुगलिया शासन के अंतिम दौर में शासकों द्वारा जनता का खून निचोड़कर जो धन संपदा एकत्र की जाती थी वह शाही परिवार की विलासिता में खर्च हो जाता था। मुगल शहजादे, जिन्हें सुल्तान कहा जाता था, वे अपने आलस्य, निष्क्रियता, कायरता और विलासिता के लिए विख्यात थे। इतिहासकार डॉक्टर मुबारक अली अपनी पुस्तक आखिरी अहद का मुगलिया हिंदुस्तान में लिखते हैं कि सन 1948 में नृत्य और सरोद की महफिलों में सब कुछ लुटाकर दाद देने वाले नाकारा सुल्तानों की संख्या 2104 तक पहुंच गई थी। शाह आलम का बेटा अकबर भी कामुकता में अपने बाप से कम नहीं था। 18 वर्ष की आयु में वह 18 बेगमों का शौहर था। 18वीं शताब्दी में 1769 से 1773 तक बिहार से लेकर बंगाल तक का दक्षिणी क्षेत्र अकाल से प्रभावित था। एक अनुमान के अनुसार अकाल से लाखों लोगों की मौत हुई।
गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1/3 आबादी भुखमरी से मर गई। मौसम की प्रतिकूल स्थिति के अलावा ग्रामीण आबादी कंपनी द्वारा लगाए गए भारी कर के कारण कंगाल हो गई थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार बंगाल का अकाल मानव निर्मित था। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय शासकों को अपनी सेना किराए पर उपलब्ध कराती थी, लेकिन इन सैन्य खर्चों के बोझ की वजह से वे जल्द ही कंगाल हो जाते और उन्हें अपना शासन गंवाना पड़ता। आइए जानते हैं किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानवीय त्रासदियों से उठाया फायदा। इस तरह कंपनी लगातार अपने क्षेत्र का विस्तार करती जाती। कंपनी ने मानवीय त्रासदी से भी लाभ उठाया। जो चवाल 1 रुपए का 120 सेर मिलता था, वह बंगाल के अकाल के दौरान 1 रुपए में केवल 3 सेर मिलने लगा। एक जूनियर अधिकारी ने इस तरह 60,000 पाउंड का लाभ कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 वर्षों के शासनकाल के दौरान 34 बार अकाल पड़ा। मुगल शासन के अंतर्गत अकाल के दौरान लगान कर को कम कर दिया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकाल के दौरान लगान में वृद्धि की। लोग रोटी के लिए अपने बच्चों को बेचने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी शेख दीन मोहम्मद ने अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि सन 1780 के आसपास जब हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही थी, तो हमने कई हिंदू तीर्थयात्रियों को देखा जो सीता कुंड जा रहे थे। 15 दिनों में हम मुंगेर से भागलपुर पहुंच गए। हमने शहर के बाहर शिविर लगाया। यह शहर औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण था और व्यापार की रक्षा के लिए इसके पास अपनी एक सेना भी थी। हम 4-5 दिन वहां ठहरे। हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन ब्रुक, जो सैनिकों की 5 कंपनियों का प्रमुख था, वह भी पास में ही ठहरा हुआ है। उसे कभी कभार पहाड़ी आदिवासियों का सामना करना पड़ता। ये पहाड़ी लोग भागलपुर और राजमहल के बीच की पहाड़ियों पर रहते थे और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशान करते थे। कैप्टन ब्रुक ने उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और उन्हें एक मिसाल बना दिया। कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए और कुछ को इस तरह से फांसी पर लटकाया गया कि पहाड़ों से साफ तौर पर दिखाई दे, ताकि उनके साथियों के दिलों में दहशत बैठ जाए। यहाँ से हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पहाड़ी के सभी प्रमुख स्थानों पर हर आधे मील पर उनके शव लटके हुए हैं। हम सुकली गढ़ी और तलिया गढ़ी के रास्ते राजमहल पहुंचे, जहाँ कुछ दिनों तक रुके। हमारी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पीछे से व्यापारियों पर कुछ अन्य पहाड़ियों ने हमला कर दिया। हमारे सिपाहियों ने उनका पीछा किया। कई लोगों को मार डाला गया और 30 या 40 पहाड़ी लोगों को पकड़ लिया गया। अगली सुबह जब शहर के लोग हमेशा की तरह हाथी, घोड़े और बैलों का चारा लेने और जलाने के लिए लकड़ी खरीदने के लिए पहाड़ियों के पास गए, तो पहाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया। 7 या 8 लोग मारे गए। पहाड़ी अपने साथ 3 हाथी, कई ऊंट, घोड़े और बैल भी ले गए। हमारे हथियारबंद सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में बहुत से पहाड़ियों को मार डाला जो तीर कमान और तलवारों से लड़ रहे थे, और 200 पहाड़ियों को हिरासत में ले लिया। उनकी तलवार का वजन 15 पाउंड था और जो अब हमारी जीत की ट्रॉफी बन चुकी थी। कर्नल ग्रांट के आदेश के अनुसार इन पहाड़ियों पर बहुत अत्याचार किया गया। कुछ के नाक और कान काट दिए गए, कुछ को फांसी दे दी गई। इसके बाद हमने कलकत्ता की ओर अपना मार्च जारी रखा। अब हम बात करते हैं मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस प्रकार से मिली चुनौती। केवल मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांस के तकनीकी सहयोग के साथ कंपनी का वास्तविक प्रतिरोध किया और कंपनी को 2 युद्धों में हराया भी। लेकिन भारत के अन्य शासकों को अपने साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया गया। जब कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को 1799 में टीपू की मृत्यु की सूचना दी गई,
तो उसने अपना गिलास हवा में उठाते हुए कहा कि आज मैं भारत की लाश पर जश्न मना रहा हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली के ही कार्यकाल में कंपनी को अपनी सैन्य विजय के बावजूद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसका कर्ज बढ़कर 3 करोड़ पाउंड से भी अधिक हो चुका था। कंपनी के निदेशक ने वेलेस्ली के व्यर्थ खर्च के बारे में सरकार को लिखा और उन्हें ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। साल 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी। आइए जानते हैं भारत किस प्रकार औद्योगिक देश से कृषि देश बना। ब्रिटेन के सदन ने 1813 में थॉमस मुनरो से पूछा, जिन्हें 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद ब्रिटेन के बने कपड़े भारत में क्यों नहीं बिक रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय कपड़े कहीं अधिक गुणवत्ता वाले हैं। लेकिन फिर ब्रिटेन में बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया गया और इस तरह ब्रिटेन का निर्यात जो 1815 में 25 लाख पाउंड था वह 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया। ढाका, जो कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था, उसकी जनसंख्या 1.5 लाख से घटकर 20,000 हो गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपनी 1834 की रिपोर्ट में लिखा कि अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसी विकट परिस्थिति का कोई और उदाहरण नहीं मिल सकता। भारतीय बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। किसानों की आय पर 66% कर लगा दिया गया, जो मुगल काल में 40% था। नमक सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगाया गया। इससे नमक की खपत आधी हो गई। कम नमक का उपयोग करने के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा तथा हैजा और लू से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निदेशक हेनरी जॉर्ज टकर ने 1823 में लिखा कि भारत को एक औद्योगिक देश की जगह एक कृषक देश में बदल दिया गया ताकि ब्रिटेन में निर्मित सामान भारत में बेचा जा सके। 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया और इसे एक सरकारी निगम में बदल दिया गया। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम बात करेंगे किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी हुई भंग। विलियम डेलरिम्पल ने अपनी किताब द अनार्की, द रिलेंटलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा है कि ये इतिहास का एक अनूठा उदाहरण है जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी ने अपनी थल सेना और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना दिया था। कंपनी ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, सराय का निर्माण किया, रेल चलाई, मगर आलोचकों का कहना है कि इन परियोजनाओं ने जनता को परिवहन की सुविधाएं तो दी, लेकिन इसका असली उद्देश्य कपास, रेशम, अफीम, चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था। साल 1835 के अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कंपनी के अनुसार विद्रोह के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटकाकर मार डाला और बहुत से लोगों को कुचल डाला गया। यह ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया और कंपनी की नौसेना को भंग कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले के अनुसार कंपनी शुरू से ही व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भागीदार थी, इसलिए कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। उसी वर्ष ब्रितानी अखबार द टाइम्स ने 2 जनवरी के अंक में लिखा, इसने मानव जाति के इतिहास में ऐसा काम किया है जैसा किसी और कंपनी ने नहीं किया और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं है। भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो
एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आप तक ऐसी ही ऐतिहासिक घटनाएं शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।